चलो अपने क्या चालू करना था? प्रदीप जी चल रहा है ना कारक करने। सबसे पहले तो मेरे को 2-3 फिर वापस वही इकाइयां बता दो। वही आएगी तुम्हारे। प्रदीप जी की गई लक्स, प्रदीप जी फ्लक्स की गई ल्यूमन, ठोस कोण की गई स्टेरेडिन, प्रदीप की तीव्रता की गई स्टेरेडिन बट्टे में रहेगा ल्यूमन प्रति स्टेरेडिन, ल्यूमन प्रति स्टेरेडिन था। उसके बाद प्रदीप की दक्षता की ल्यूमन प्रति वाट है, ल्यूमन प्रति वाट। फिर 3 गुणांक पढ़े थे वो कर ही लोगे। पारेषण था और कौन अवशोषण था और कौन सा था परावर्तन था। चले अब आप आगे देखो प्रदीप्ति कारक। अच्छा पहले पढ़ेंगे प्रकाश व्यवस्था, ये बताना भूल गया था। प्रकाश व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था। चले चलो प्रकाश व्यवस्था चले ओके। चले प्रकाश व्यवस्था। प्रकाश ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। अपने घर में प्रकाश की व्यवस्था की कैसे की जाती है, सिनेमा हॉल में कौन सी होती है या प्रूफ रीडिंग में कौन सी होती है वो पूछा जाएगा। तो प्रकाश व्यवस्था 4 प्रकार की होती है। पहली होती है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। चले दूसरी व्यवस्था होती है कौन सी अप्रत्यक्ष। पहले तो नाम याद होने चाहिए, अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। चले अब सुनना, जब प्रकाश 90% कितना 90% तल पर पहुंचे ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है प्रकाश व्यवस्था। कब पहुंचेगी सर? जब आप ऐसा कोई बल्ब लगाते, देखना ऐसा कोई बल्ब लगाना तो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश कहां जाएगा? नीचे तो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा यानी कि टोटल प्रकाश का, कुल प्रकाश का यदि 90% प्रकाश कहां जाए? तल पर पहुंचे। कहां पहुंचे? तल पर पहुंचे। ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष व्यवस्था कहलाती है। अप्रत्यक्ष क्या कहलाएगी सर? जब प्रकाश 60 से 90%, कितना कुल प्रकाश का 60% से 90% तल पर पहुंचे। कहां पहुंचे? तल पर पहुंचे। ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों की दोनों चीजें बताना है, दोबारा सुन लेना। जब प्रकाश क्या करे? जब किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाले प्रकाश की मात्रा का 90% काम पूरी, तो डेफिनेशन ये है काम आने वाली इतनी है, बनाते से कितनी बना लो, किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाली कुल प्रकाश की मात्रा का 90% प्रकाश कहां पहुंचे? तल पर पहुंचे। इस प्रकाश व्यवस्था क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था बोलते हैं। चले अच्छा, जब 90% तल पर पहुंच रहा है, उल्टा पूछ ले तो कि प्रकाश की वह व्यवस्था जिसमें 10% क्या करे ऊपर की ओर पहुंचे, तो भाई वो टोटल 100% होता है। 90% आप कहां बोल रहे हो? नीचे आ रही है, तो ऊपर कितनी जाएगी? उल्टा भी पूछ सकता है। तो याद रखना, जब प्रकाश की मात्रा 10% ऊपर की ओर पहुंचे। दोनों लाइनें समझ आ रही है ना मेरी? जब प्रकाश 90% पहुंचता है तो कौन सी है? प्रत्यक्ष। ये ना पूछे बोले कि प्रकाश की वे व्यवस्था जिसमें क्या करे 10% प्रकाश कहां पहुंच रहा है? उल्टा ऊपर जा रहा है, तो कौन सी होगी? प्रत्यक्ष होगी, सीधी सी बात है। अच्छा पूछेगा यूज कहां होता है? उपयोग यूज होता है प्रूफ रीडिंग में। हाँ वही प्रूफ रीडिंग करते नहीं क्या? प्रूफ रीडिंग लाइट बहुत चाहिए वहां पे, छोटी छोटी बारीकी चीजें ढूंढे। फिल्मों में देखते नहीं अपने माइक्रोस्कोप प्रूफ नहीं ढूंढते कि यहाँ पे इसका ये मिला हुआ, इसके यहाँ पे ये निशान मिला, यहाँ पे तो वहां पे लाइट ही तो चाहिए। हाँ प्रूफ रीडिंग हो गया, सिनेमा
प्रूफ रीडिंग है, और कहेंगे कार्यालय, कार्यालय। जहां जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा लाइट चाहिए वहां पे क्या चाहिए, स्टडी रूम है, स्टडी रूम है, वहां पे कौन सी चाहिए, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था चाहिए। ज्यादा से ज्यादा प्रकाश कहां पहुंचे, नीचे पहुंचे, कितना, 90%। अच्छा, जब अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था किसको बोलते हैं, जब प्रकाश कितना पहुंचे, 60 से 90% ही तल पर पहुंचे। तो ऊपर कितना जा रहा है, जब प्रकाश की मात्रा 90 में 10 गए, 10%, 10 से 40% कहां पहुंचे, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर पहुंचे। अभी आपको लग रहा है याद आ रहा है, लेकिन भूल जाओगे बाद में। कंपटीशन की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन की दृष्टि से। आपके आईटीआई में तो कम पूछते हैं, आईटीआई में तो खाली इसकी इकाइयां पूछेंगे। अगला, इसका फिर आपको यूज पूछेगा, आपको घरों में कौन सी प्रकाश व्यवस्था यूज होती है, सामान्य घरों में सामान्य तौर पर अप्रत्यक्ष यूज होती है। कौन सी यूज होती है, अप्रत्यक्ष। जमीन पर कितना मिलता है अपने को, तो 60 से 90% ही मिलता है, बाकी कहाँ घूम जाता है, कुछ इस दीवार पे चला जाता है, कुछ इस दीवार पे चला जाता है, कुछ सामने वाली दीवार पे चला जाता है, कुछ ऊपर वाली दीवार पे चला जाता है। पूरा थोड़ी मिलता अपने को, पूरा जमीन पे थोड़ी मिलेगा अपने को, तल पर नहीं मिलता ना कभी भी। तो घरों में कौन सी प्रकाश व्यवस्था का उपयोग होता है, अप्रत्यक्ष। चलूंगे आगे। अब दो जो पढ़ोगे उसका नाम है अर्ध प्रत्यक्ष और अर्ध अप्रत्यक्ष। इतना उतारो फिर चलते हैं, करते हैं। अगली प्रकाश व्यवस्था का नाम, तीसरी कौन सी है सर, तीसरी अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। चले, अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। प्रत्यक्ष कौन सी होती है, 90%, और अप्रत्यक्ष कौन सी होगी, उल्टी नहीं होगी। मैं क्या बोल रहा हूं, प्रत्यक्ष अगर पूछा है, प्रत्यक्ष तो क्या था, 90% नीचे है। अब अप्रत्यक्ष पूछा है सर, मतलब 90% नीचे की जगह ऊपर कहां से लगेगा, ऊपर। उल्टा नहीं क्या, प्रत्यक्ष का उल्टा। अरे अनुकूल का प्रतिकूल का अनुकूल नहीं होता क्या, उल्टा। वैसे प्रत्यक्ष विलोम क्या हो गया, अप्रत्यक्ष नहीं हो गया। तो अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था पूछे तो ध्यान रखना, प्रकाश की मात्रा 90% ऊपर की ओर पहुंचती है, प्रत्यक्ष अगर याद है तो ये ऑटोमेटिकली याद नहीं हो जाएगा क्या। अच्छा, नाम गलत लिखिए, सही बात है। अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, शाबाश। अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। चलो आगे। 90% कहां चलेगा, ऊपर की ओर पहुंचेगा। तो नीचे की ओर कितना पहुंचता है, कि इस व्यवस्था में केवल 10% प्रकाश तल पर पहुंचता है, चलो आगे। फिर अगला है अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। नाम थोड़े से हार्ड है, ध्यान रखना। अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, इसके अंदर क्या होगा सर, इसमें 60 से 90% कहां पहुंचेगा, ऊपर की ओर पहुंचेगा। 60 से 90% ऊपर की ओर पहुंचता है। कौन पहुंचता है, प्रकाश पहुंचेगा। तल पर कितना पहुंचेगा, 10 से 40% प्रकाश कहां पहुंचता है, तल पर पहुंचता है। मैंने लिख दिया, हार्ड थोड़ी है ज्यादा। देखो एक से याद करते हैं, 90% है, अगर 90% कहां आ रहा है, सीधा नीचे आ रहा है, कहां आ रहा है, तो प्रत्यक्ष। अच्छा, 90% कहां जा रहा है, ऊपर, अर्ध प्रत्यक्ष हो गया। अच्छा, उसके बाद बचा कितना है, 60 से 90। अगर 60 से 90 प्रकाश कहां आ रहा है, ऊपर जा रहा है। सुनना भाई, 90% कहां आ रहा है, नीचे, तो 10% तो ऊपर जाएगा, सीधी सी बात है, वो तो अलग बात है। इसका उल्टा हो जाएगा क्या, अगर 10% इसमें कहां जाएगा, ऊपर, तो प्रत्यक्ष होगी।
और इसमें कौन सा ऊपर होगा, नीचे कितना पहुंचता है 10%। ये लाइनें समझ आ रही है ना। बात करें खाली 90%, 90% अगर नीचे आ रहा है तो प्रत्यक्ष, 90% अगर ऊपर जा रहा है तो अप्रत्यक्ष, अगर 10% ऊपर जा रहा है तो प्रत्यक्ष, अगर 10% नीचे आ रहा है तो अप्रत्यक्ष। इसी पे तो खेल चल रहा है सारा। फिर तो 60 से 90, अगर 60 से 90 प्रकाश कहां पहुंच रहा है, तल पर पहुंच रहा है। खाली तल पे बात कर लेते हैं पहले। 60 से 90 अगर तल पर पहुंच रहा है तो कौन सी प्रकाश व्यवस्था है, अप्रत्यक्ष। अगर 60 से 90 प्रकाश कहां हो जा रहा है, ऊपर, तो अर्ध प्रत्यक्ष। अगर आपको बोले इसमें अगर लिखता हूं 10 से 40% कहां पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा भाई। 60 से 90 कहां पहुंच रहा है, नीचे प्रत्यक्ष में। तो अप्रत्यक्ष में क्या होगा, सॉरी अप्रत्यक्ष, ये क्या है, अप्रत्यक्ष है। 60 से 90 अप्रत्यक्ष में नीचे आ रहा है, तो अप्रत्यक्ष में 10 से 40 से तो ऊपर जाएगा, जो बच रहा वही तो जाएगा। खेल खाली इतना ही है, अगर समझ आ गया तो एक ही वर्ड का खाली 90% का, 90 और 60 और 90 का। चले 90% अगर नीचे, पूरा का पूरा नीचे तो प्रत्यक्ष, 60 से 90 नीचे तो अप्रत्यक्ष, अगर 90% ऊपर है तो अर्ध प्रत्यक्ष, अगर 60 से 90% ऊपर है तो अर्ध अप्रत्यक्ष। खत्म बात, 4 लाइन नहीं। चले आगे, आगे देखो, उतारो फिर चलते। अच्छा चालू कर चले। अच्छा इसका एक का यूज याद रखना, अर्ध प्रत्यक्ष का इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट है। यूज होता है सिनेमा हॉल में, सिनेमा हॉल या सिनेमा प्रोजेक्टर में। कभी हॉल गए मूवी देखने के लिए, लाइट कभी नीचे गिरती है क्या, सारी कहां जाएगी, ऊपर नहीं जाती, सीधी जाती है, एक तरीके से ऊपर ही जा रही है। तो वहां पे कौन सी यूज होती है, तिरछी। तुम नीचे बैठते इसलिए लगती है तिरछी, वो बालकनी में ऊपर टॉप पे बैठना कभी ऐसा लगेगा हाँ ऊपर जा रही है, या कभी कभी लगता है नीचे जा रही है। रियल में कहां जाती है, वो ऊपर की ओर जा रही है। जहां से वो जो लाइट निकल रही है वहां से, उससे कहां जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। चलूं आगे। तो सिनेमा हॉल में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, प्रकाश व्यवस्था कौन सी होती है, अप्रत्यक्ष। ये पूछा गया सवाल, सिनेमा हॉल में यूज होने वाली प्रकाश व्यवस्था कौन सी है, अर्ध प्रत्यक्ष। चलें कि आगे, अब उतारो फिर चलते। चलो चले, आप पढ़ोगे प्रदीप्ति। एक दो गुणांक बचे हुए ना अपने, उपयोगिता गुणांक और पता गुणांक। चलो गुणांक बचे हुए हैं, एक था उपयोगिता गुणांक, करवा चुका हूं पहले तुम्हें। उपयोगिता गुणांक डेफिनेशन बोल दो, उपयोगी प्रदीप्ति फ्लक्स, प्रदीप्ति उपयोगिता गुणांक पढ़ रहे हैं अपन। उपयोगी प्रदीप्ति फ्लक्स बट्टा में उत्पन्न प्रदीप्ति फ्लक्स कर चुके हैं अपन। उत्पन्न प्रदीप्ति फ्लक्स का अनुपात क्या कहलाता है, उपयोगिता गुणांक। किसका मान हमेशा क्या होगा, 1 से कम। करवा चुके ना भाई। उत्पन्न प्रदीप्ति जो होती है ना, क्या अपन पूरी लाइट का यूज लेते हैं कभी, कभी पूरी लाइट यूज आती है क्या। अभी जैसे अभी लाइट जल रही है, अगर ऊपर लाइट नहीं जाए तो अपने काम की थोड़ी, वो सारी नीचे तब काम किया अपने, तो पूरी लाइट का अपन यूज नहीं लेते। उपयोगिता गुणांक का मान क्या होता है, 1 से कम होगा ना। आंसर छुपा आंसर, उपयोगिता पूछे तो ऊपर क्या आएगा, उपयोगी प्रदीप्ति फ्लक्स बटा में तो पैदा होगा तभी तो देखिए, उत्पन्न प्रदीप्ति फ्लक्स। डेफिनेशन खुद लिख लेना। एक था अपतांक गुणांक, अपतांक गुणांक। चले चलो, सभी वस्तुएं साफ होने पर प्रदीप्ति बट्टा में वास्तविक प्रदीप्ति का अनुपात क्या कहलाता है, अपतांक गुणांक। चलो आगे, अब बात बताओ, अपतांक गुणांक का मान ज्यादा होगा, उपयोगिता गुणांक का मान ज्यादा होगा। एक बात सोचो, आपकी कमरे की सारी वस्तुएं साफ है, नया पेंट किया और किया है, वही बल्ब है तो लाइट ज्यादा नहीं दे देगा क्या, वो चमक ज्यादा नहीं आ जाएगी उसमें। तो अपतांक गुणांक का मान क्या होता है, उपयोगिता गुणांक से ज्यादा। लेकिन कितना होता है याद रखना, अपतांक गुणांक का मान कितना होता है, 1.2 से 1.4 होता है। कितना होता है, मोस्ट कर लेना इसको भी। अपतांक गुणांक का मान कितना होता है, 1.2 से 1.4, 1.2 से 1.4 होता है। चलूं आगे, अगला एक नोट डाल के एक चीज और याद रखना,
अपतांक गुणांक का मान, अपतांक लिख देता हूं मैं, गुणांक का मान, गुणांक का मान मरम्मत गुणांक से, मरम्मत गुणांक से ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। मैंने कहा सर पता तो बताइए पहले कितना होता है मरम्मत गुणांक का मान। मरम्मत गुणांक का मान होता है 0.6 से 0.8। अब देखो इन दोनों में से मान किसका ज्यादा है? अपतांक ही तो है, मैंने पहले बता दिया अपतांक गुणांक का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इसका कितना होता है? 0.6 से 0.8। डेफिनेशन ने खुद कॉपी में उतार लेना। देखिए कैसे लिखेंगे, उत्पन्न प्रतिदीप्ति फ्लक्स तथा उपयोगी फ्लक्स का अनुपात क्या कहलाएगा? उपयोगिता गुणांक। फिर क्या लिखेंगे? वास्तविक प्रदीप्ति तथा सभी वस्तुएं साफ होने पर प्रदीप्ति का अनुपात क्या कहलाएगा? अपतांक गुणांक। अपतांक गुणांक का मान होता है 1.2 से 1.4 के बीच, और मरम्मत गुणांक का मान कितना होता है? 0.6 से 0.8। चलें कि आगे उतारो, फिर चलते। ये तो कल कर चुके हैं। चलें आगे, आगे देखो अगला पढ़ोगे प्रदीप्ति कारक। प्रदीप्ति कारक किन किन कारकों पर निर्भर करती है? पहली बात तो अपन दो ही कारक लिख लेते हैं। पहला तो होता है किसपे? एक तो होता है प्रदीप्ति के नियम है, वो तो प्रदीप्ति के नियम पढ़ने हैं आपको। प्रदीप्ति कारक तो हो गए, प्रदीप्ति कारक बोल दे, प्रदीप्ति के नियम, प्रदीप्ति नियम। प्रदीप्ति के दो नियम है, चलो एक तो होता है व्युत्क्रम का नियम। बोल भाई बोल, व्युत्क्रम का नियम करवा देना। कारक के अंदर स्थान ऊंचाई के व्युत्क्रमानुपाती होती, इसके अंदर उसके अंदर तीन थे, उपयोगिता गुणांक, अपतांक गुणांक, इसमें करवा दी मैंने। और स्थान ऊंचाई का मैंने इसमें बता दूंगा व्युत्क्रम के नियम, तो साथ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। व्युत्क्रम का नियम है, दूसरा है लेबर्ट का कोज्य नियम। लेबर्ट का कोज्य नियम इंपॉर्टेंट यही है, लेबर्ट का कोज्य नियम। कोज्य नियम, नियम कोज्य है इसीलिए इसका नाम यही है। चले, व्युत्क्रम का नियम और लेबर्ट का कोज्य नियम। पहले बात करता है व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम का नियम यहां से एक है ना, मैं सारणी बनाएंगे वो याद रखना, उससे आगे बार पूछेगा नहीं कुछ। व्युत्क्रम का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार प्रदीप्ति 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 दूरी तथा प्रदीप्ति तीव्रता, अच्छा दूरी, प्रदीप्ति दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। पहली बात तो ये व्युत्क्रमानुपाती होती है, यही तो पढ़ने पड़ा था। दूरी बढ़ाओगे तो प्रदीप्ति कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? वर्ग के अनुसार कम होगी। तो प्रदीप्ति दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा प्रदीप्ति तथा इंटेंसिटी क्या बोलते हैं? तीव्रता। प्रदीप्ति तीव्रता के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। चलेंगे आगे। व्युत्क्रम का नियम ये बोलता है कि प्रदीप्ति जो होती है दूरी के वर्ग के तो क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती, और प्रदीप्ति तीव्रता के समानुपाती। इनका सर लिखना तो कैसे? प्रदीप्ति कैसे प्रदर्शित करते हैं? ई से तो करते हैं, ई व्युत्क्रमानुपाती 1/d² होगा कि नहीं होगा? पहली लाइन तो यही बोल रही है, डिस्टेंस के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। वर्ग ही तो है, तो वर्ग लिखा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो प्रदीप्ति दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। एक क्या होता है? ई समानुपाती प्रदीप्ति तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? अरे आप तो बताओ, आई है ना इंटेंसिटी, आई से करते हैं। नियम हो गया तैयार, हुआ कि नहीं हुआ? इसको एक साथ मिला के लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ई समानुपाती I/d²। क्या लिख सकते हैं इसको? ऐसे लिख सकते हैं ना, ई के प्रदीप्ति क्या है? इंटेंसिटी के तो क्या है? समानुपाती होगी, और इसके क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। चले आगे, दूसरा नियम क्या है? लेबर्ट का कोज्य नियम। लेबर्ट का कोस थीटा को क्या बोलता है? कोज्य बोलते हैं।
नियम। इस नियमानुसार प्रदीप्ति प्रदीप्ति प्रकाश किरण तथा अभिलंब जहां तक लाइट जाती है उसके बीच का कोण होता है, अभिलंब के बीच का कोण, बीच के कोण के समानुपाती होती है। मैंने कल ही आपको बताया था, परसों ही मैंने कहा जहां तक लाइट जाती है उसके बीच में, जहां से आ रही है वापस, उनके बीच में कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, उस कोण पे तो निर्भर करेगी। जैसे जैसे कोण का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रदीप्ति का मान क्या होता है, घटता जाता है। जैसे जैसे कोण का मान बढ़ता है वैसे वैसे प्रदीप्ति का मान घटेगा। क्यों? प्रदीप्ति कोण के समानुपाती होती है। इसका मतलब सर क्या, अपन ये लिख सकते हैं कि ई समानुपाती कोस थीटा, नहीं लिख सकते क्या? ई समानुपाती कोस थीटा, कोस थीटा बढ़ेगा तो प्रदीप्ति फैलेगी, ज्यादा नहीं फैलेगी क्या प्रदीप्ति? सॉरी गलत बोल गया पहले, जितना कोस थीटा बढ़ेगा प्रदीप्ति क्या होगी, फैलेगी, ज्यादा फैलेगी। बढ़ रही है ना प्रदीप्ति, समानुपाती है, प्रकाश फैल जाएगा ज्यादा। एक तो आप नॉर्मल कमरे में चला रहे हो तो वहां पे कोण कम है, कम ही लाइट हुई। जैसे कोण बढ़ा तो लाइट कम भली आओ, लाइट कम हो जाएगी लेकिन प्रदीप्ति फैल तो जाएगी ना। नहीं समझेंगे मेरी बात को? अब ये आपने यहाँ लगा रखी है तो यहाँ पे यहाँ तक लाइट दे रही है, अगर आप नीचे लो अपने वहां लगाए हॉल में तो फैल नहीं जाएगी क्या? तो प्रदीप्ति तो फैल ही जाएगी। तो प्रदीप्ति कोण के क्या होती है, समानुपाती होती है। कोण बढ़ता है तो प्रदीप्ति का मान बढ़ता है, लक्ष्य का मान क्या होता है, बढ़ता है, और घटती है तो लक्ष्य का मान घटता है। चलूं क्या आगे? इन दोनों को मिला के एक नियम बनेगा क्या, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ई बराबर आई तो क्या होता है, समानुपाती होते कि नहीं होती, बट्टा में दूरी क्या होती है, विकर्मानुपाती इनटू में कोस थीटा, इनटू में कोस थीटा। कोस के फिर समानुपाती हुई कि नहीं हुई, ये नियम याद रखना। डेफिनेशन याद रहे ना रहे ये याद रखना। इससे तीन चीजें क्लियर हो जाएगी कि प्रदीप्ति तीव्रता के समानुपाती होती है, प्रदीप्ति दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्रदीप्ति बीच बने कोण के समानुपाती होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये चाहे आपको याद हो ना हो ये याद होना चाहिए। हो जाएगा ना? उतारो, अब चलते हैं लैंप। डेफिनेशन प्रदीप्ति के अंदर इतनी थी। जिस दिन उस दिन पर और बताओ। चले आगे, आप पढ़ोगे आप लैंप, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहां से चालू करते हैं लैंप। पहला लैंप का नाम है इनकैंडिसेंट लैंप, इनकैंडिसेंट लैंप। चले, आप जो पढ़ने जा रहे हो, बल्ब चालू हो रहे सारे के सारे जितने बल्ब। सबसे पहले जो बल्ब बना था उसका नाम क्या था, इनकैंडिसेंट लैंप। इसको बोलते हैं ताप दीप्त लैंप, ताप दीप्त लैंप, ये इसको बोलते हैं। एक और नाम है उदीप तप्त, ऐसा कोई नाम हो रहा है। अपने को कौन सा याद रहा है, इनकैंडिसेंट लैंप, इनकैंडिसेंट लैंप। चलो आगे, इनकैंडिसेंट लैंप। मैंने कहा अक्सर कहते हैं किसको है, वह लैंप जिन्हें 900 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म करने पर, गर्म करने पर प्रकाश व ऊष्मा दोनों उत्पन्न करते हैं। क्या कहलाता है, इनकैंडिसेंट लैंप कहलाता है, इनकैंडिसेंट लैंप कहलाता है। चलें कि आगे, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? आपने ये चीज तो पहले पढ़ रखे है भाई। किसी भी तंतु को अगर लाइट लेनी है उससे तो उसको कितना गर्म करना पड़ेगा, 900 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। तो 900 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा गर्म करने पर वह क्या कहते हैं, प्रकाश और ऊष्मा दोनों दे। ऐसा लैंप क्या कहलाता है, इनकैंडिसेंट लैंप कहलाता है। चले कि आगे अगला, ये लैंप निम्न दो प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहले जो सबसे पहले लैंप बने थे उनका नाम था कार्बन फिलामेंट लैंप। क्या नाम था, कार्बन फिलामेंट लैंप। दूसरा जो लैंप पढ़ोगे उसका नाम है धातु फिलामेंट, जो अभी आप नॉर्मल दुनिया में यूज आ रहा है ना अपने दैनिक जीवन में। मतलब देखो उसमें लिखा नहीं, धातु नहीं लगी हुई थी। हाँ, अभी जो यूज आ रहा है वो ये धात्विक फिलामेंट।
फिलामेंट लैंप। चले, तो लैंप कितने प्रकार के, इनकैंडेसेंट लैंप दो प्रकार के, एक तो कार्बन फिलामेंट के और एक धात्विक फिलामेंट के। अब एक एक के बारे में बात करते हैं। देखो मैं बात करता हूं किसकी, कार्बन फिलामेंट की। सबसे पहले इसका लिखते हैं फिलामेंट, फिलामेंट नॉर्मल सा सवाल है, कार्बन फिलामेंट लैंप का फिलामेंट किसका बना होगा, कार्बन का, नॉर्मल सी बात है। तो पहला सवाल यही, फिलामेंट किसका बना होगा इस लैंप का, कार्बन का। दूसरा सर एक लिख देते कार्बन का गलनांक, कार्बन का गलनांक कितना होता है, करवा चुका हूं मैं पहले, कितना होता है 3550 डिग्री सेंटीग्रेड, 3550 डिग्री सेंटीग्रेड। चलेंगे आगे, अगला। अच्छा, इस लैंप का, कौन सा लैंप है ये, कार्बन फिलामेंट, इस लैंप का कार्यकारी तापमान, का कार्यकारी तापमान, कार्यकारी तापमान कितना होता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने कहा सर ये कार्यकारी तापमान कहते हैं किसको है, किसी भी वस्तु का वह तापमान जिस पर क्या कर सकता है, वह सुरक्षित रूप से क्या कर सकता है, काम कर सकता है, वो क्या कहलाता है, कार्यकारी तापमान उसका कहलाता है। कि अगर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हो रहा है ना, तो ये आराम से क्या कर लेगा, काम कर लेगा। उसके बाद क्या होगा तो बता दूंगा थोड़ी देर में। अगला इंपोर्टेंट लिख देते हैं। अच्छा, इस लैंप का, कौन सा लैंप है ये, कार्बन फिलामेंट, इस लैंप का जीवन काल, समय पूछा जाएगा। जैसे आपकी अभी जो ट्यूबलाइट है कितने घंटे चलती पता है आपको, 50,000 घंटे चलती है, 50,000 घंटे बता रहा हूं ना, अपने टेक्निकल में आयु ऐसे बताई जाती है, चले दिनों में नहीं होती। अच्छा, तो सबसे पहले लैंप बना था कार्बन फिलामेंट, उसकी जीवन काल कितना था, उसकी उम्र कितनी थी, उसकी उम्र कितनी थी सर 8 से 10 घंटे, सॉरी उसकी उम्र थी कितनी 6 से 8 घंटे, बस इतना ही चला था शुरुआत में जो चला था। 700 से 800 घंटे, चले। उसकी उम्र कितनी थी, जीवन काल कितना, तो सबसे पहले लैंप बना 700 से 800 घंटे था, कितना था 700 से 800 घंटे। फिर इसका पूछा जाएगा को प्रदीप्ति दक्षता, प्रदीप्ति दक्षता इंपॉर्टेंट है, प्रदीप्ति दक्षता, दक्षता इसकी प्रदीप्ति दक्षता कितनी होती है, इसकी होती है 3 से 4 ल्यूमन प्रति वाट, 3 से 4 ल्यूमन प्रति वाट, ल्यूमन प्रति वाट इसकी क्या होती है, दक्षता कितनी होती है, तो 3 से 4 ल्यूमन प्रति वाट। अगर और डीप पूछ रहे तो इतना यार इसकी होती है 2.5 से 4, 2.5 से 4 ल्यूमन प्रति वाट। एक ही तो बात है यार, 2.5 ना देगा वो क्या देगा 3 से 4। जो मैं लाइनें लिख रहा हूँ वो एक से एक बढ़कर एक से एक इंपॉर्टेंट है सारी सारी। अगला चले देखो, फिलामेंट किसका बना होता है, कार्बन फिलामेंट का, कार्बन का। कार्बन का गलनांक 3550 डिग्री सेंटीग्रेड। जीवन काल कितना होता है कार्बन फिलामेंट का, 700 से 800 घंटे, 600 से 800 घंटे, 600 से 800 घंटे होता है यार, कंफ्यूज क्यों हो रहा हूं मैं। 600 से 800 घंटे कितना होता है, 600 से 800 घंटे होता है। अच्छा, उसके बाद प्रदीप्ति दक्षता 3 से 4 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। अगला मन का सर रंग कैसा होता है, इसका रंग कैसा था, रंग वेरी वेरी मोस्ट याद रखना, कार्बन फिलामेंट जो बल्ब उसका रंग कैसा था, रंग हाँ पीला नहीं होता, लाल पीलापन युक्त होता है, लाल पीलापन युक्त, पीलापन युक्त, या इसको बोलते हैं लालिमा, क्या बोलते हैं लालिमा, या इसको बोलते हैं रेडिस, इंग्लिश में बोलते हैं रेडिस। किस रंग का प्रकाश देता था ये, रेडिस का या लालिमा, या कैसा था पीलापन तो था लेकिन लाल था, वो रियल में कौन सा था, लाल, साथ में पीलापन युक्त था, हल्का सा क्या था पीलापन था। नहीं नहीं तू अलग से लाया, वो तो और भयंकर होता है वो तो। चले अगला, फिर पूछा जाएगा ये कार्बन फिलामेंट, कार्बन या इस लैंप को, पूरी जगह तो कहां गया, इस लैंप को, इस लैंप को इस लैंप को, कौन सा लैंप है ये, कार्बन फिलामेंट, इस लैंप को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से
अधिक गर्म करने पर, अधिक गर्म करने पर, गर्म करने पर बता जे क्या होगा? कार्बन लगा हुआ है, सोच भाई। 2000 छोड़ो, उसकी क्षमता से ज्यादा अगर गर्म करेंगे तो कार्बन क्या करेगा? ऑक्सीकरण तो होने लग जाएगा, ऑक्सीकरण होने लग जाएगा उसका। तो इस लैंप के को 2000 डिग्री से अधिक गर्म करने पर कार्बन का ऑक्सीकरण होने लगता है। क्या होने लगता है? ऑक्सीकरण होने लगता है तथा भीतरी भाग काला पड़ जाता है। काला पड़ जाता है, नहीं पड़ जाएगा क्या? पड़ जाता है। वो बल्ब आपका क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। चलें आगे, अगला सर इसका यूज पूछेगा, यूज याद रखना। यूज बैटरी में बैटरी की जांच अवस्था, बैटरी की अवस्था जांचने में यूज होता है। बैटरी की लोड की अवस्था जांचने में यूज होता है। मैंने कहा ना बैटरी की अवस्था जांचने कितनी विधियां थी? 3 विधियां थी। कौन कौन सी? आयरेट डिस्चार्ज सेल्फ टेस्टर विधि था, दूसरे एक बुलबुला विधि थी, एक कौन सी थी? अरे सेल्फ में पढ़ा था ना भाई। बैटरी चार्ज करने कितनी विधि थी? जांचने कितनी विधि? बुलबुला विधि थी, आयरेट डिस्चार्ज सेल्फ टेस्टर विधि थी, और कौन सी थी? आपेक्षिक घनत्व विधि थी, नहीं थी क्या? आयरेट डिस्चार्ज सेल्फ टेस्टर मैंने कहा था 2 नुकीले लगाएंगे, बीच में एक बल्ब लगा होता है ना। लोड जांचने के लिए कौन सा यूज लेता है? किस बल्ब का यूज लेते हैं? कार्बन फिलामेंट का। पूछा गया सवाल याद रखना, कार्बन फिलामेंट का यूज कहां होता है? बैटरी की अवस्था जांचने में, बैटरी की अवस्था जांचने में या लोड जांचते समय यूज होता है। अगला कहां यूज नहीं होता वो पूछा जाएगा, ध्यान देना नोट। कहां यूज नहीं होता? तो प्रकाश व्यवस्था में इसका यूज नहीं होता, प्रकाश व्यवस्था में प्रयोग नहीं होता, प्रयोग नहीं होता। आ रही है मेरी बात समझ में? ये जो सबसे पहला जो लैंप बना था वो ये था, उसके बारे में ये बातें थी खास। इसका जो मेन बल्ब पहले इनकैंडिसेंट बल्ब था। इनकैंडिसेंट बल्ब किसको बोलते हैं? इसको 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर वो क्या करता है? प्रकाश और ऊष्मा दोनों उत्पन्न करता है। उसके बाद मेन चीजें पूछेगी, इसका फिलामेंट कार्बन का गलनांक 3500 या 3550 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरी बात क्या पूछेगा आपसे? इसकी आयु कितनी होती है? 600 से 800 घंटे। उसके बाद इसकी ल्यूमेन प्रति वाट क्षमता 3 से 4 ल्यूमेन प्रति वाट, 3 से 4 ल्यूमेन प्रति वाट। कार्यकारी इसका तापमान टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इस लैंप को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा गर्म करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन मिलेगा आपको, मतलब खराब हो जाएगा, कार्बन का ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन का ऑक्सीकरण। भीतरी भाग क्या पड़ता था? काला पड़ता था। अच्छा, कार्बन फिलामेंट में किस कारण, क्वेश्चन बनाता हूं, कार्बन फिलामेंट लैंप में किस कारण बल्ब का भीतरी भाग काला पड़ जाता है? कार्बन के ऑक्सीकरण के कारण, कार्बन के ऑक्सीकरण कारण। और कार्बन का ऑक्सीकरण क्यों होता है? तापमान बढ़ने के कारण। समझ आ गई मेरी बात? अच्छा, इस लैंप का प्रयोग कहां था? कार्बन फिलामेंट लैंप का यूज बैठने में, लोड जांचने में। चले आगे। अच्छा, उसके बाद कहां प्रयोग यूज नहीं होता? तो प्रकाश व्यवस्था में, जहां पे आपको लाइट चाहिए वहां पे इस लैंप का प्रयोग नहीं करते। उतारो फिर चलते हैं। सर कहां गए?